ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपने टॉपिक चल रहा है ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के अंतर्गत अपना जो अध्ययन का बिंदु है वह चल रहा है ज्वालामुखी कृत स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी कृत स्थलाकृतियां लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। ज्वालामुखी कृत जो आंतरिक स्थलाकृतियां होती है उन स्थलाकृतियों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज उसके आगे यानी स्थलाकृतियों को, एक तो आंतरिक भाग की स्थलाकृतियां और आज पढ़ेंगे बाह्य भाग की स्थलाकृतियां। बाह्य भाग की स्थलाकृतियां ज्वालामुखीकृत स्थलाकृतियां अपनी हेडिंग है ज्वालामुखीकृत स्थलाकृतियां। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है आंतरिक स्थलाकृतियां, आंतरिक स्थलाकृतियां। दूसरा भाग है, इसको बोल सकते हैं बाह्य स्थलाकृतियां। बाह्य स्थलाकृतियां, बाह्य स्थलाकृतियां। तो जो आंतरिक स्थलाकृतियां होती है, इन आंतरिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत जो भी बिंदु आते हैं इसके अंतर्गत आता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक होता है बेथोलित, एक होता है लेकोलित, लेपोलित, डाइक, सील, सीट। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती है उनको हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो ये आंतरिक स्थलाकृतियों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है बाह्य स्थलाकृतियां। अब इसका मतलब क्या है कि ये धरातल के आंतरिक भाग में बनती है, जबकि बाह्य स्थलाकृतियां कहां पर बनेगी? धरातलीय भाग के बाहरी भाग में बनेगी। यानी ये क्या है, अपना क्रस्ट वाला भाग है। तो क्रस्ट वाले भाग में क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट होगा। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होगा? अनेक प्रकार का जो मैग्मा होगा, मैग्मा के साथ अनेक प्रकार के जलवाष्प हुए कंकड़ पत्थर या ठोस पदार्थ धरातलीय भाग को तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद में धरातलीय सतह के बाहर क्या करेंगे? अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर देंगे। उनको हम बोलेंगे बाह्य स्थलाकृतियां। तो बाह्य स्थलाकृतियां हैं। अब इन बाह्य स्थलाकृतियों को हम कैसे पढ़ेंगे? बाह्य स्थलाकृतियों को हम वापस बांट देते हैं। बाह्य स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियों को हम कैसे पढ़ेंगे? इनके अंतर्गत सबसे पहला अपना बिंदु रहेगा, उसको बोलेंगे ए। ए ए के अंतर्गत पढ़ेंगे ज्वालामुखी शंकु। इसके अंतर्गत सबसे पहला भाग होगा, उसको बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु। दूसरा पार्ट रहेगा, उसका नाम है लावा डार्ट। लावा डार्ट, लावा डार्ट। सी पार्ट रहेगा, उसका नाम रहेगा क्रेटर। क्रेटर। तो इसका डी भाग रहेगा, उसका पढ़ेंगे कॉल्डेरा। कॉल्डेरा। तो बाह्य स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियों को हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ज्वालामुखी शंकु, यानी कौन कौन से शंकुओं का निर्माण होता है। शंकु का मतलब क्या होता है कि धरातल के आंतरिक भाग से जो मैग्मा या लावा धरातल के बाहरी भाग में आएगा और बाहरी भाग में आकर क्या करेगा? ठोस रूप ले लेगा। तो इससे जो निर्मित शंकु होता है या जो एक पर्वतनुमा संरचना होती है उसको हम बोल सकते हैं ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु। अब ज्वालामुखी शंकु कितने प्रकार के होते हैं, इनके सब पार्ट पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी शंकु है। अब इस ज्वालामुखी शंकु के अंतर्गत सबसे पहला शंकु है, उसको बोलेंगे, पहला शंकु उसका नाम है
सिंडर शंकु, सिंडर शंकु। दूसरे प्रकार का शंकु उसका नाम है मिश्रित या कंपोजिट शंकु, मिश्रित या कंपोजिट शंकु। तीसरे प्रकार का शंकु उसको बोलेंगे परपोषित शंकु, परपोषित शंकु। 4 नंबर का शंकु होगा उसको बोलेंगे अम्लीय लावा शंकु। और 5 नंबर का होगा उसको बोलेंगे क्षारीय लावा शंकु, या फिर इसको एक नाम और होता है कहीं देखने पे उसको बोल सकते हैं पैठिक शंकु, पैठिक शंकु। तो ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु का क्या अर्थ होता है कि धरातल के आंतरिक भाग से जो तरल व तप्त मैग्मा होगा वो धरातलीय सतह को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद में क्या करेगा, धरातलीय सतह के ऊपर क्या होगा, ठोस रूप ले लेगा। तब ठोस रूप ले लेगा तो धरातल के बाहरी भाग में एक संरचना बनेगी, उस संरचना को हम बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु। तो ज्वालामुखी शंकु के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंडर शंकु क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे सिंडर शंकु क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है। उसके बाद में पढ़ेंगे मिश्रित या कंपोजिट शंकु क्या होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे परपोषित शंकु क्या होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे अम्लीय शंकु। उसके बाद में पढ़ेंगे क्षारीय शंकु। इस प्रकार के ज्वालामुखी शंकु इनको पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे लावा डार्ट, लावा डार्ट क्या होता है, लावा डार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्रेटर क्या होता है और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कोल्डेरा। तो ये है अपना आज का अपना टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे ज्वालामुखी शंकु। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ज्वालामुखी शंकु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि धरातल के आंतरिक भाग का गर्म व तप्त मैग्मा धरातलीय सतह को तोड़ेगा, यानी क्रस्ट वाले भाग को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद में धरातलीय भाग पर क्या होगा, धरातलीय भाग पर उद्गृत होगा। उद्गृत होने के बाद में वापस ठोस होकर एक निश्चित आकृति ले लेगा, उसको हम बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ज्वालामुखी शंकु। अब ज्वालामुखी शंकु है, इन शंकु की आकृति के आधार पर हम बता सकते हैं कि इन शंकु का अलग अलग नामकरण या वर्गीकरण किया गया है। तो ज्वालामुखी शंकु हो गया। अब ज्वालामुखी शंकु है, ज्वालामुखी शंकु के अंतर्गत सबसे पहला शंकु है, उस शंकु का नाम है, पहला शंकु उसका नाम है सिंडर शंकु, सिंडर शंकु। सबसे पहला शंकु उसका नाम क्या है, सिंडर शंकु। अब होता क्या है, इनमें अंतर क्या होता है या फिर इनकी क्या विशेषताएं होती है कि सिंडर शंकु। अब सिंडर शंकु के अंतर्गत क्या होता है, देखो सबसे पहले इसका मैं एक तो आपको डायग्राम बताऊंगा, इधर वाले भाग में एक डायग्राम बनाऊंगा और यहाँ पर उसकी क्या विशेषताएं लिखेंगे। सिंडर शंकु यानी सिंडर शंकु के अंतर्गत इसकी विशेषता क्या होती है कि सिंडर शंकु के अंतर्गत केवल क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, केवल क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। इसके अंतर्गत मैग्मा व लावा होता है वो एकदम नगण्य होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ पायरोक्लास्ट बोल सकते हैं, यानी मैंने आपको 3-4 वीडियो पहले बताया था पायरोक्लास्ट क्या होते हैं, यानी एकदम चट्टानी भाग। अब चट्टानी भाग का मतलब क्या है, जैसे धरातल के आंतरिक भाग से क्या होगा, मैग्मा प्रेशर बनाएगा, तो मैग्मा प्रेशर बनाने के बाद में क्या होगा, धरातलीय ये सतह है, धरातलीय सतह क्या होगी, ये टूटने के बाद में ज्वालामुखी का विस्फोट होगा और फिर शंकु का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस क्रिया के अंतर्गत क्या हो सकता है, इस क्रिया के अंतर्गत यानी ये होगी अपनी सिंडर शंकु। सिंडर शंकु की जो भी आकृति या स्थलाकृति बनेगी, इसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि धरातलीय भाग के अंतर्गत लावा का दबाव क्या होता है, कम होता है। धरातलीय भाग में लावा का दबाव कम होता है और कम होने के बाद में ये जैसे ये एक बार प्रेशर बनाएगा, तो प्रेशर बनाने के बाद में धरातलीय सतह क्या हो सकती है, धरातलीय सतह, धरातलीय सतह का भाग टूट कर क्या होगा, एक प्रकार के शंकु का निर्माण कर लेगा। यानी इसमें क्या है
मैग्मा नीचे से प्रेशर तो बनाता है, लेकिन प्रेशर बनाने के बाद में सिर्फ धरातलीय सतह ही टूटती है, और जो मैग्मा होता है वो मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है, और आएगा तो एकदम नगण्य मात्रा में होगा, एकदम ना के बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत केवल क्या होते हैं, केवल चट्टानी टुकड़े बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में मैटर लिखेंगे। ये अपनी क्या है, धरातलीय सतह। अब धरातलीय सतह के आंतरिक भाग से क्या होगा, अनेक प्रकार की प्रेशर लगेंगे, और प्रेशर के द्वारा क्या होगा, धरातलीय ये सतह। अब धरातलीय सतह पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे इसको हम मान लेते हैं, ये क्या है अपना दुर्बलता मंडल, इसको हम बोल सकते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। अब दुर्बलता मंडल से क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्मा या लावा है ये धरातलीय भाग पर क्या करेगा, इस भाग पर लगातार क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा। तो प्रेशर बनाने के बाद में ये धरातलीय सतह, ये धरातलीय सतह क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी, और टूटने के बाद में क्या होगा, धरातल के सतह पर क्या होगा, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा, स्थलाकृतियों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, इन स्थलाकृतियों के अंदर क्या होता है कि इनमें केवल क्या होते हैं, केवल ठोस पदार्थ होते हैं, ना कि ठोस के साथ अनेक प्रकार के मैग्मा होते हैं, या जलवाष्प या अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, उनकी मात्रा एकदम क्या होती है, नगण्य होती है। तो इसके अंतर्गत क्या होते हैं, केवल केवल क्या होते हैं, ठोस पदार्थ। और ठोस पदार्थ कहां से आएंगे, धरातल के आंतरिक भाग से। यहाँ पर क्या है, ये मैग्मा है, तो ये मैग्मा क्या करेगा, धरातलीय सतह को क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा, और प्रेशर बनाने से क्या होगा, धरातलीय सतह है, इस धरातलीय सतह वाला भाग है वो भाग टूट के और धरातल के आंतरिक ऊपरी भाग में आएगा। ऊपरी भाग में आने के बाद एक पर्वत सदृश संरचना का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। इस प्रकार के जो शंकु होते हैं, इन शंकु की विशेषता होती है कि ये शंकु जो सामान्य शंकु होता है या सामान्य ज्वालामुखी पर्वत होता है, उससे इनकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इनमें केवल ठोस पदार्थ होते हैं, बाकी अनेक प्रकार के जो तरल पदार्थ होते हैं वो इनमें बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो ये स्थलाकृति बनेगी, इसको बोलेंगे सिंडर शंकु। अब थोड़ा सी इसके बारे में लिख लेते हैं। इस प्रकार के शंकु मुख्य रूप से इस प्रकार के शंकु मुख्य रूप से ज्वालामुखी ज्वालामुखी धूल, राख के कण कण व विखंडित विखंडित ठोस पदार्थों से निर्मित होते हैं। अगली विशेषता है इसमें तरल पदार्थ या मैग्मा नगण्य मात्रा में पाया जाता है, नगण्य मात्रा में पाया जाता है। अगली विशेषता है इस प्रकार के शंकु
शंकु सामान्य शंकु से कम ऊंचाई वाले होते हैं, कम ऊंचाई वाले होते हैं, वाले होते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा सिंडर शंकु। यानी सिंडर शंकु में क्या होता है, इस सिंडर शंकु में केवल क्या होते हैं, ठोस पदार्थ विखंडित होते हैं। और ठोस पदार्थ है ना, वो धरातलीय भाग के ऊपर आते हैं, और धरातलीय ऊपर भाग, धरातल के ऊपरी भाग पर आने के बाद में क्या होते हैं, एक पर्वतनुमा या फिर हम बोल सकते हैं शंकुनुमा आकृति को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो शंकु बनते हैं, इन शंकु को हम सबसे पहले बोल सकते हैं कि सिंडर शंकु। सिंडर शंकु में आपको ध्यान रखना है केवल ठोस पदार्थ, यानी लावा की इसमें मात्रा बहुत कम होती है और लावा का प्रेशर भी बहुत कम होगा। अगर लावा का प्रेशर ज्यादा होता तो हो सकता है लावा इनके बीच में से क्या हो सकता है, धरातलीय सतह को तोड़कर ऊपर आ जाता, लेकिन इसमें क्या हुआ है, लावा का प्रेशर बहुत कम पाया जाता है, इतना ही प्रेशर होता है कि सिर्फ धरातलीय सतह को तोड़ पाता है। अगला 2 नंबर है, सिंडर शंकु हो गया। उसके बाद में 2 नंबर है, उसका नाम है इसको बोल सकते हैं कंपोजिट या मिश्रित शंकु। कंपोजिट या दूसरा नाम इसका कहीं कहीं देखने को मिलता है, उसका नाम है मिश्रित शंकु। अब कंपोजिट या उसका नाम क्या है, मिश्रित शंकु। यानी कंपोजिट या मिश्रित शंकु वह सिंडर शंकु में अंतर क्या पाया जाता है, यानी कंपोजिट या फिर कंपोजिट को हम बोल सकते हैं मिश्रित शंकु। यानी इस प्रकार का जो शंकु होगा, यानी या इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनेगी, इस स्थलाकृति के अंतर्गत क्या होता है कि सिंडर शंकु में केवल क्या आ रहे थे, ठोस पदार्थ। यानी इसमें ठोस पदार्थ और उसके साथ क्या आ सकता है, मैग्मा। ठोस पदार्थ व मैग्मा दोनों क्या होते हैं, परत दर परत जमते रहते हैं और ठोस रूप ले लेते हैं धरातलीय सतह के बाहर और एक विशाल संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें सिंडर शंकु व मिश्रित शंकु में अंतर क्या हो गया कि सिंडर शंकु में केवल ठोस पदार्थ थे, यानी जो चट्टानी भाग के एकदम ऊपर वाला भाग, क्रस्ट वाला भाग है, इसके चट्टानी भाग थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें चट्टानी भाग के साथ साथ क्या होता है, धरातल के आंतरिक भाग से तप्त हुए गर्म मैग्मा होता है, वो मैग्मा आएगा। तो एक यानी इसमें क्या होगा, सतह दर सतह जम जाएगी। सतह का मतलब क्या है, एक भाग में आएंगे ठोस पदार्थ, सबसे पहले ठोस पदार्थ आएंगे, उसके बाद में तरल पदार्थ आएंगे, उसके बाद वापस ठोस, फिर वापस तरल, यानी परत दर परत इसका क्या हो जाएगा, जमाव हो जाएगा। तो इस प्रकार के शंकु को हम बोलेंगे मिश्रित शंकु। अगली विशेषता है कि इस प्रकार के शंकु की जो ऊंचाई होती है वो सामान्य अपने सिंडर शंकु पढ़ा था, इससे अधिक ऊंचाई होती है। और धरातल पे अनेक प्रकार के जो ज्वालामुखी पर्वत है वो इसी के उदाहरण माने जा सकते हैं, यानी मिश्रित शंकु इसी के उदाहरण माने जाते हैं। ये अपनी धरातली सतह होगी। धरातली सतह के नीचे क्या होगा, यहाँ पर अनेक प्रकार का क्या हो आएगा, मैग्मा इस प्रकार आएगा, मैग्मा। तो ये धरातली सतह है, इस धरातली सतह का पर क्या होगा, इस प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाएगी, इस प्रकार। इस प्रकार पर्वत सदृश से क्या हो जाएगी, एक संरचना बन जाएगी। इस संरचना के अंतर्गत क्या होगा, परत दर परत, यानी ये मैं जो रोटेट कर रहा हूं, इस रोटेट का मतलब क्या है, रोटेट का मतलब है ये लावा वाला भाग है, जबकि ये लाइनिंग वाला भाग, ये कौन सा भाग है,
ये ठोस पदार्थ इस प्रकार होते हैं। ठोस व तरल पदार्थ परत दर परत क्या होते हैं, जमते जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये है तरल पदार्थ। क्या है, तरल पदार्थ। जबकि ये है ठोस पदार्थ। यानी इसमें क्या होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो धरातल के आंतरिक भाग से परत दर परत, यानी एक परत किसकी हो गई, एक परत हो गई ठोस पदार्थों की, दूसरी किसकी हो गई, तरल पदार्थों की या मैग्मा की हो गई। तो परत दर परत इसका निर्माण हो जाता है। और विश्व के जितने भी ज्वालामुखी पर्वत हैं वह सभी मिश्रित शंकु के उदाहरण माने जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सी लिख लेते हैं। इस प्रकार के शंकुओं में, इस प्रकार के शंकुओं में, शंकु में धरातल के धरातल के आंतरिक भाग व बाह्य भाग के चट्टानी व ठोस चट्टानी ठोस चट्टानी ठोस व तरल पदार्थों का परत दर परत जमने से जो विशालकाय संरचना बनती है, इस संरचना को हम बोल सकते हैं कंपोजिट, या फिर क्या बोल सकते हैं, मिश्रित शंकु। इसे परतदार शंकु भी कहते हैं। परतदार का मतलब क्या हो गया, इसमें अनेक प्रकार की परतें पाई जाती है। एक परत ठोस पदार्थों की होगी, दूसरी परत किसी होगी, तरल पदार्थों की होगी, फिर वापस ठोस, फिर वापस तरल। तो तरल व ठोस क्या होंगे, परत दर परत जमते रहेंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं परतदार शंकु भी कहते हैं। अगली विशेषता है विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी पर्वत, ये इनको बोल सकते हैं ज्वालामुखी शंकु। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी पर्वत या फिर क्या हो सकते हैं, ज्वालामुखी शंकु। इसी प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार के या इसी के सदृश होते हैं। जैसे यानी इनके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आता है शास्ता ज्वालामुखी आता है। इसके अलावा एक ज्वालामुखी उसका नाम है हुड। इसके अलावा आता है रेनियर।
शास्ता, हुड, रेनियर ज्वालामुखी, ये सभी प्रकार की ज्वालामुखियां कहां पर आती है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में शास्ता ज्वालामुखी पर्वत है, उसके अलावा हुड ज्वालामुखी पर्वत है, अगला कौन सा है? रेनियर ज्वालामुखी पर्वत। इस प्रकार के जो पर्वत है उन पर्वतों के ये उदाहरण है। और इनमें क्या होता है? इनमें क्या होता है? केवल ठोस, और ठोस के साथ क्या होते हैं? तरल। ठोस व तरल पदार्थ परत दर परत जमे होते हैं, इसके कारण इसको क्या बोल सकते हैं कि इसको हमने बोला परतदार शंकु भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा इसके जो उदाहरण है, यानी विश्व के जो अधिकांश ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी पर्वत से जिन ज्वालामुखी शंकु या फिर बोल सकते हैं मेग्मा से जिन पर्वतों का निर्माण हुआ है वो सभी इसी के उदाहरण माने जा सकते हैं। तो ये 2 नंबर का हो गया, अपना हो गया, इसका नाम है कौन सा? कंपोजिट या फिर क्या हो गया? मिश्रित शंकु। अब 3 नंबर का जो शंकु है उसको बोल सकते हैं परपोषित शंकु। परपोषित शंकु, परपोषित शंकु का अर्थ क्या होता है? परपोषित शंकु का अर्थ क्या होता है? यानी कि अपने इतने देर जो ज्वालामुखी फटे, ज्वालामुखी जो पर्वत है उन पर्वतों के बारे में पढ़ा, तो इसका मतलब क्या था कि धरातल के आंतरिक भाग से क्या होगा? मैग्मा या लावा का होगा। मैग्मा या लावा का क्या होगा? उद्गार धरातलीय सतह पर होगा। तो मैग्मा व लावा का उद्गार एक सक्रिय पाइप यानी एक पाइप के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है? एक मुख्य पाइप होती है, या जो मुख्य अपना होता है लावा का उद्गार केंद्र, जिस पाइप के माध्यम से या जिस नली के माध्यम से होता है। तो एक मुख्य नली के अलावा इसमें अनेक प्रकार की छोटी छोटी उप शाखाएं या उप नलियों का निर्माण हो जाता है, और सभी प्रकार की शाखाओं से क्या हो सकता है? ज्वालामुखी पर्वतों या ज्वालामुखी सिलेंडर का क्या हो सकता है? लगातार निर्माण हो सकता है। तो एक मुख्य नली होगी और मुख्य नली के अलावा अनेक प्रकार की छोटी छोटी क्या हो जाएंगी? उप शाखाएं हो जाएगी, और सभी शाखाएं क्या करेगी? शंकु का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम बोल सकते हैं परपोषित शंकु। एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि ये जो भाग है, ये भाग, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये है मैग्मा। ये क्या है? मैग्मा। तो ये मैग्मा के लिए जो मुख्य पाइप है, या इसको बोल सकते हैं मुख्य नली। मैग्मा के लिए ये मुख्य नली है। इस मुख्य नली के अलावा क्या हो सकते हैं? अनेक प्रकार की क्या हो जाती है? इसकी उप शाखाएं हो जाती है। मुख्य नली के अलावा क्या हो सकते हैं? अनेक प्रकार की उप शाखाएं होती है। मुख्य नली के अलावा उप शाखाएं। अब उप शाखाओं के अंतर्गत क्या हो गया? सबसे पहले तो अपनी ये क्या हो गई? एक मुख्य नली। ये क्या हो गई? मुख्य नली हो गई। इस प्रकार की मुख्य नली हो गई। अब मुख्य नली के अलावा क्या हो सकते हैं? इस मुख्य नली के अलावा अनेक प्रकार की शाखाएं हो सकती है। जैसे एक शाखा इस प्रकार निकली, इस प्रकार, दूसरी शाखा इस शाखा से वापस निकल जाती है, इस प्रकार एक शाखा हो गई, दूसरी शाखा यहाँ से वापस निकल जाती है, इस प्रकार।
तो ये तो मुख्य शाखा हो गई, और ये क्या हो गई, उप शाखाएं। तो ये क्या हो गई, मुख्य शाखा, मुख्य नली, और ये नलियां क्या हो गई, इनको बोल सकते हैं उप शाखाएं, उप शाखाएं, उप शाखाएं। अब ये उप शाखाएं क्या करेगी, ये उप शाखाएं धरातल, ये सतह हो गई, इस सतह से टकराएगी, और टकराने के बाद में यहाँ पर क्या करेगी, इस प्रकार की अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का यहाँ पर क्या करेगी, निर्माण करना शुरू कर देगी, इस प्रकार, इस प्रकार। तो अनेक प्रकार के क्या हो जाएंगे, शंकु पे शंकु बनते जाएंगे इस प्रकार, क्योंकि इनसे भी मैग्मा या लावा का उद्गार लगातार हो रहा है। तो मैग्मा व लावा का उद्गार लगातार होगा, तो फिर क्या होगा, नई नई स्थलाकृतियों का लगातार क्या होता जाएगा, निर्माण होता जाएगा। इस प्रकार की जो आकृति बन जाती है उसको हम बोल सकते हैं कि कौन सा शंकु, परपोषित शंकु। इस प्रकार की संरचना बनती जाएगी। इनमें से क्या हो रहा है, मैग्मा या लावा का उद्गार लगातार हो रहा है। तो इसमें ये तो मुख्य नली, मुख्य नली के द्वारा सबसे पहले क्या है, इस पर्वतीय संरचना का निर्माण हुआ। तो उसके बाद में मुख्य नली, मुख्य नली के अलावा अनेक प्रकार की उपशाखाएं, ये उपशाखाएं इस भाग पे पहुंचेगी, और पहुंचने के बाद में क्या करेगी, लावा का वापस उद्गार करेगी, और उद्गार के द्वारा अनेक प्रकार की, ये एक बड़ी पर्वत सदृश संरचना है, लेकिन बड़ी पर्वत सदृश संरचना के अंतर्गत क्या होगी, नवीन नवीन छोटे छोटे पर्वतों का निर्माण होता जाएगा। तो इसकी आकृति एकदम देखने पे इस प्रकार लगती है, बड़ी स्पेशल एक आकृति बन जाती है। इस प्रकार की आकृति को हम बोल सकते हैं परपोषित शंकु, यानी एक मुख्य नली के अलावा अनेक प्रकार की उपशाखाएं होती है, और सभी प्रकार की उपशाखाएं मिलकर क्या करती है, एक बड़ी ज्वालामुखी सदृश संरचना का क्या करती है, निर्माण कर देती है। उसको हम बोल सकते हैं परपोषित शंकु। इसके अंदर लिख लेते हैं, जब ज्वालामुखी की नली में, जब ज्वालामुखी की नली में जब ज्वालामुखी की नली में, मुख्य नली, नली नहीं, ज्वालामुखी की मुख्य नली में छोटी छोटी उपशाखाएं बन जाती है। जब ज्वालामुखी की नली में छोटी छोटी उपशाखाएं बन जाती है, एवं इन उपशाखाओं से निकलने वाले लावा से लावा से लावा से पर्वत सदृश संरचना का निरंतर आकार बढ़ता रहता है, आकार बढ़ता रहता है, आकार बढ़ता रहता है। यानी इन उपशाखाओं से निकलने वाले लावा से पर्वत सदृश संरचनाएं, पहले इस प्रकार का पर्वत था, लेकिन इसमें क्या हो गई, वापस अनेक प्रकार के, यानी पर्वत का विशालतम रूप बनता जाता है। तो इससे निकलने वाले लावा से पर्वत सदृश संरचना का क्या होता है, निरंतर आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, जाता है, और एक विशालकाय शंकु का निर्माण हो जाता है, निर्माण
हो जाता है। इसका उदाहरण है, यानी इसके सदृश कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जिसकी संरचना प्रपोषित शंकु के समान होती है। तो इसके अंतर्गत एक ज्वालामुखी आता है, उसका नाम है, एक ज्वालामुखी उसका नाम है माउंट शास्ता, माउंट शास्ता ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी कहां पर आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है? माउंट शास्ता। माउंट शास्ता ऐसा ज्वालामुखी है जो प्रपोषित शंकु सदृश से हमारे को दिखाई देता है, जो इसका उदाहरण है। तो आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले शुरू किया था ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, और सबसे पहले बाह्य स्थलाकृतियों को हमने शुरू किया था। बाह्य स्थलाकृतियों के अंतर्गत पहला बिंदु था अपना ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु के अंतर्गत आज की क्लास में अपन ने सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु व प्रपोषित शंकु के बारे में अध्ययन किया है। अब सिंडर शंकु क्या होता है कि सिंडर शंकु का मतलब क्या है कि इस प्रकार के शंकु में क्या होते हैं, केवल ठोस पदार्थ हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, चट्टानी भाग हो सकता है। यानी इसमें लावा व मैग्मा की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, वो एकदम नगण्य होती है, नगण्य होती है। अब इससे जो आकृति बनेगी वो आकृति क्या होगी, केवल इस आकृति में क्या होगी, इसमें केवल ठोस पदार्थ होते हैं और इसकी आकृति सामान्य ज्वालामुखी शंकु से इसकी आकृति क्या होगी, कुछ छोटी होगी। ये पहला है, उसको बोलते हैं सिंटर शंकु। दूसरे प्रकार का शंकु है, उसको हम बोल सकते हैं मिश्रित शंकु, या फिर हम बोल सकते हैं मिश्रित को बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट या मिश्रित शंकु का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के शंकु के अंतर्गत मैग्मा व ठोस पदार्थ, मैग्मा व ठोस पदार्थ, अब ठोस पदार्थों में कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं, चट्टानी भाग भी हो सकता है। तो इसमें ठोस व तरल पदार्थ धरातल के आंतरिक भाग से बाहरी भाग पर आते हैं और परत दर परत जमते जाते हैं। तो इस प्रकार के शंकु को हम बोल सकते हैं परतदार शंकु भी इसको हम बोल सकते हैं। और एक आकृति लेगा, विशालतम आकृति ले लेगा, जिसको हम बोल सकते हैं कंपोजिट शंकु, या फिर क्या है उसका दूसरा नाम क्या है, मिश्रित शंकु। इस प्रकार के शंकु जिन ज्वालामुखियों के देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं शास्ता, हुड व रेनियर ज्वालामुखी। तीनों प्रकार के ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस प्रकार की सदृश संरचना वहां पर देखने को मिलती है। तीसरा है, उसको शंकु को बोल सकते हैं प्रपोषित शंकु। प्रपोषित का मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्मा या लावा का धरातल के आंतरिक भाग से क्या होगा, लगातार उद्गार होगा, और उद्गार होने के साथ साथ क्या होगा, लावा का उद्गार एक मैग्मा चैम्बर बोल सकते हैं। मैग्मा चैम्बर से क्या होता है, एक मैग्मा पाइप या नली के माध्यम से आंतरिक भाग से बाहरी भाग पर होगा। तो मैग्मा की जो मुख्य पाइप या नली है, इस मुख्य पाइप या नली के साथ साथ क्या हो जाएगी, अनेक प्रकार की उप शाखाओं का निर्माण हो जाएगा। और मुख्य शाखा जिस प्रकार शंकु का निर्माण करेगी, वैसी की वैसी अनेक प्रकार की जो उप शाखाएं होती है वो भी आगे जाकर क्या करेगी, शंकु पे शंकु का निर्माण करती जाएगी। तो एक विशालतम संरचना बन जाएगी। इस प्रकार की संरचना को हम बोल सकते हैं प्रपोषित शंकु। इसके जो उदाहरण है उसको हम बोल सकते हैं, जैसे एक ज्वालामुखी का उदाहरण देखने को मिलता है, उसका नाम है माउंट शास्ता ज्वालामुखी। माउंट शास्ता ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वो प्रपोषित ज्वालामुखी शंकु का इसके सदृश से मानी जा सकती है या फिर देखी जा सकती है। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करना चाहता हूं। जो भी बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।